Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन सेज नेम द पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस। तो हमें अपने एंजियोस्पर्म फ्लावर के उन पार्ट्स के बारे में बताना है जहां पर मेल गेमेटोफाइट बनता है और फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। राइट तो सीधी सी बात है, मेल गेमेटोफाइट कहाँ बनेगा? मेल पार्ट्स में, और फीमेल बनेगा फीमेल पार्ट में। तो अब हमें पता है कि अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो उसका जो मेल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सो दैट इज स्टेमेंस। राइट सो दे आर स्टेमेंस। सो स्टेमन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंथर एंड द सेकेंड वन इज फिलामेंट। राइट तो ये जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं एंथर्स, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, एक पतली सी डंडी है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये एंथर्स जो होते हैं, एंथर में होते हैं पॉलन सैक। ठीक है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन सैक और यहीं पर बनता है हमारा मेल गेमेटोफाइट। राइट वेरी इजी, वेरी क्लियर। ओके, कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट कि फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ बनता है। अब हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, दीज आर द कवरिंग्स जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। राइट सो दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो बहुत सारे हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विच इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस फीमेल पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्ब्रायो सैक। राइट सो दिस इज एम्ब्रायो सैक। तो जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कहाँ बनता है? इट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यू सेलेस ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के न्यू सेलेस में हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। राइट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू सेज, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहीं पर जब मेगास्पोर्स बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमें पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मतलब क्या बन रहा है, इसमें हमारा मेल गेमेटोफाइट बन रहा है। वहीं पर मेगास्पोरोजेनेसिस में हमें क्या मिल रहा है? एंड में हमें मिल रहा है फीमेल गेमेटोफाइट। राइट तो माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। कमिंग ऑन टू द सेकेंड डिफरेंस, अब ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर में हमें क्या मिल रहा है? मेल गैमेट। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा मेल गैमेट कहाँ पर बनता है। सो इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन सैक ऑफ एंथर। ठीक है, तो हमने वो देखा था ना, एक स्टॉक है, ये फिलामेंट है और ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथर बोल रहे हैं। इस एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं जहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। राइट और वहीं पर अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो वो कहाँ पर होता है? इट अकर्स इनसाइड द न्यू सेल्स। ठीक है, तो वो बहुत सारे न्यू सेलर सेल्स होते हैं। बेसिकली उनका फंक्शन होता है कि जो एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। राइट सो आई होप दिस इज क्लियर। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड डिफरेंस, अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखें तो उसमें ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, मतलब हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे जो ऐसे अरेंज होंगे, टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होंगे और ये सारे के सारे फंक्शनल होंगे। तो मैं यहाँ पर एक और चीज लिख देती हूँ, टेट्राड। ठीक है, ये इसको हम फोर्थ डिफरेंस लिख सकते हैं कि
जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। वहीं पर अगर हम मेगास्पोर्स की बात करें तो मेगास्पोर्स जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे बनेंगे वो भी 4, राइट, ऐसे बनेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होता है और बाकी जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस इन सब में, राइट। तो सबसे पहली बात, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर्स जो है वो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो पॉलन सैक में होती है एंथर्स के। वहीं पर अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो वो होती है न्यूसेलस में, राइट। फिर अगर हम माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो वो बनते हैं, 4 बनते हैं और टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। वहीं पर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो बनते ये भी 4 हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, सिर्फ हमें एक फंक्शनल मिलता है और बाकी के तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। वेरी क्लियर, वेरी इजी, राइट। चलो देखते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। विच टाइप ऑफ सेल डिविजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 2 इवेंट्स। तो हमें पता है कौन सी डिविजन्स होती हैं, मियोटिक डिविजन्स, मतलब मियोसिस होता है, राइट। सो मियोसिस विच इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ रिडक्शनल डिविजन। तो इसमें हमें फाइनली कैसे गैमेट्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं हेप्लॉइड गैमेट्स। अब जब ये 2 हेप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है, राइट। सो मियोसिस is the type of the cell division that occurs in microsporogenesis as well as in megasporogenesis, and in this haploid gametes are formed, राइट। डिप्लॉयड सेल से हमें एक हेप्लॉइड गैमेट मिलता है। उसके बाद नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 2 इवेंट्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के एंड में क्या मिलेगा, मेल गैमेट। क्या होगा वो, माइक्रोस्पोर, या हम उसे बोलेंगे पॉलन ग्रेन, राइट। सो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। वहीं पर अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की तो हमें एंड में क्या मिलेगा, हमें एंड में मिलेगा फीमेल गैमेट, राइट। तो उसको हम बोलेंगे, तो हमें उसके एंड में क्या मिलेगा, मेगास्पोर। ओके, सो मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में हमें मिलेगा मेगास्पोर। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट। हमने चैप्टर ही इतने अच्छे से पढ़ा है कि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, pollen grain, sporogenous tissue, microspore tetrad, pollen mother cell and male gamete। ठीक है, तो हमें जैसे ही हमने ना ये टर्म्स पढ़ी, हमें एक चीज तो हमें बहुत ही अच्छे से याद आ गई कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, राइट। हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। कुछ ऐसा सा था, है ना, था ना, कुछ ऐसा सा, बहुत अच्छे से नहीं बना बट ऐसा ही था। उसमें यहाँ पर हमने क्या पढ़े थे, स्पोरोजीनस टिश्यूज, ठीक है, राइट। तो ये है हमारे स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो इन स्पोरोजीनस टिश्यूज में क्या होता है, इनमें होते हैं पॉलन मदर सेल, जिनमें हमारे पास क्या आते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं और वो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। मतलब कि एक के अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं, राइट। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स टेट्राड से हमें मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट। तो बहुत ही सिंपल था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टेजेस का रिवीजन था, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 says with a neat labeled diagram describe the parts of a typical एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो हमें एंजियोस्पर्म ओव्यूल के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो कुछ एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो है हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, देयर इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, एम्ब्रायोसैक एंड द चैलाजियल पोल। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सी,
स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, राइट? अगर आपको डायग्राम बनाने को बोला जाए तो इट इज वेरी सिंपल। अब जो यहाँ पर है वो है इसके डिस्क्रिप्शन, इन पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल क्या होता है? तो ये वाला जो आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसी स्टॉक सी दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूनिकल, ठीक है? सो आई राइट इट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, नाउ वी विल डिस्कस हाइलम। हाइलम कहाँ है? ये वाला जो पार्ट है, दिस इज हाइलम। तो हाइलम क्या कर रहा है? हाइलम बेसिकली कनेक्ट कर रहा है फ्यूनिकल को, किससे? फ्यूनिकल को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है। और वहीं पर अगर हम फ्यूनिकल की बात करें तो ये ओव्यूल और ओवरी को कनेक्ट करता है, ठीक है? ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है ओवरी और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है, राइट? सिंपल। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेट अस टॉक अबाउट इंटेग्यूमेंट्स फर्स्ट। तो हमें पता है कि इंटेग्यूमेंट्स कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है? ये हमारे ओव्यूल के अराउंड होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, जो कि हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती हैं। तो देयर आर इनर इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स। सो व्हाट आर दीज? दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स, राइट? Okay, then coming on to our next point, that is nucellus। ये nucellus क्या होता है? अब हमने ये देख ली, ये जो layers हैं, ठीक है, inner outer, ये सारी की सारी इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं हमारे ओव्यूल को। अब इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, बहुत सारे सेल्स। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं ना, तो यहाँ पर पूरे सेल्स ही सेल्स होते हैं, और हम इनको बोलते हैं न्यूसेलस, और हम इसे बोलते हैं न्यूसेलर सेल्स, राइट? सिंपल। इन न्यूसेलर सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये होते हैं फूड रिजर्व, ठीक है? मतलब बेसिकली ये फूड स्टोर करते हैं, और ये फूड किसके काम आता है? ऑब्वियसली जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, जो एक क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज एम्ब्रायो सैक। ये जो एम्ब्रायो सैक है, इसी में हमारा फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट होती है, यहीं पर आके फर्टिलाइजेशन होती है, राइट? सो दिस embryo sac is a very critical part where fertilization happens। और क्योंकि ये embryo sac जो है वो डेवलपिंग है, राइट? अब इसमें ये क्योंकि डेवलपिंग है, तो अगेन मतलब हम ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है? अब ये इतना छोटा है कि ये खुद खाना नहीं खा सकता है, इसको देना पड़ेगा। तो इसके लिए खाना कौन बना रहा है, कौन स्टोर कर रहा है? तो वो न्यूसेलस इसके लिए खाना स्टोर कर रहा है, और वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट? उसके बाद हम आते हैं इसके टू एंड्स पे, एक है माइक्रोपाइलर एंड और एक है चेलेजल एंड, ठीक है? माइक्रोपाइलर पोल और चेलेजल पोल। तो माइक्रोपाइलर पोल जो होता है वो कौन सा पोल होता है? अब आप देख रहे हो कि जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना ओव्यूल का, उसमें हर जगह हमें लेयर्स 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 दिखाई दे रही हैं, राइट? बट एक हमें ऐसे पोर जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि अंदर ओव्यूल की तरफ आने के लिए जगह है। तो इट इज बेसिकली दिस पोर, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब ये क्यों एब्सेंट होते हैं? अब देखो, पॉलिनेशन हुई, स्टिग्मा पे क्या आया? स्टिग्मा पे आया हमारा पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो ये फाइनली क्या करेगा? ये बनाएगा पॉलन ट्यूब, राइट? तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर होगी? बेसिकली ये इधर से एंटर होनी चाहिए थी। तो ये कहाँ से एंटर होगी? ये होगी हमारी इस माइक्रोपाइलर एंड से, इस माइक्रोपाइल से एंटर होगी, राइट? सिंपल। अब उसके बाद है हमारा लास्ट, दैट इज चेलेजल पोल। चेलेजल पोल क्या है? चेलेजल पोल और जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, मतलब चेलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड जो है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट पोल्स हैं, राइट? जो चेलेजल पोल है, चेलेजल पोल से ही सारे इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं। सिंपल and clear to everybody। so just remember the names, ठीक है? हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स। देन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे न्यूसेलर सेल्स और न्यूसेलस यू कैन से। फिर उसके अंदर आता है हमारा एम्ब्रायो सैक। एक तरफ है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर हो रही है, और एक तरफ है हमारा चेलेजल एंड, जहां से इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है, और एक्सप्लेनेशन भी हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर ली है। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
So let's move on to our question number 5. Question number 5 is what is meant by monosporic development of female gametophyte. तो monosporic development का क्या मतलब है? Mono means what? One. Spore मतलब sporic मतलब कि एक spore develop हो रहा है. That is one spore. एक स्पोर की डेवलपमेंट हो रही है, समथिंग लाइक दैट. तो चलिए देखते हैं कि एक स्पोर की डेवलपमेंट कहाँ पर होती है. तो हमें पता है कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है. सो देयर इज अ मेगास्पोर मदर सेल. अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें क्या होते हैं, मियोटिक डिविजन होती है, मतलब रिडक्शनल डिविजन होती है. तो ये सेल जो होता है ये होता है डिप्लॉयड, और इससे जो हमें मेगास्पोर्स मिलते हैं ये हमारे होते हैं हैप्लॉयड. तो बेसिकली एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड होता है और उससे हमें मिल जाते हैं 4 मेगास्पोर्स. और हमें ये भी पता है कि ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, राइट, ऊपर से नीचे को. तो ये हमारे 4 मेगास्पोर्स हमें मिल गए. इनमें से 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और जो एक बचता है वही फंक्शनल रहता है और वही हमारा बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक. सो द ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड इट डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक. वेरी सिंपल. मोनोस्पोरिक की एक ही स्पोर बन रहा है, एक ही स्पोर की डेवलपमेंट हो रही है और वही जाके क्या बन रहा है, एम्ब्रायो सैक. सो द नेम इटसेल्फ मेड अस क्लियर कि हम किसकी बात कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कैसे होता है. तो हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में पढ़ा, ठीक है. पहले तो हमने ये पढ़ा कि कैसे हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारा ओव्यूल डेवलप होता है, राइट, न्यू सेल्स होते हैं और उसके अंदर एक क्रिटिकल पार्ट जो हम एम्ब्रायो सैक पढ़ रहे थे, एक ओव्यूल पढ़ रहे थे, वो यही, राइट. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में देखा कि हमारे पास 3 लीनियरली अरेंज्ड क्या थे, ऐसे 3 लीनियरली अरेंज्ड हमारे पास मेगास्पोर सेल्स आए थे, मेगास्पोर मदर सेल से. उसमें से 3 हमारे डीजेनरेट हो गए थे और सिर्फ एक बचा था, राइट. अब इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, ठीक है. अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स होती हैं इस सेल के अंदर, जिसकी वजह से इसमें बन जाते हैं 8 न्यूक्लियाई, राइट. अब हम बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है उसके पास 7 सेल्स हैं लेकिन 8 न्यूक्लिएट है, राइट. तो चलो डिस्कस करते हैं. अब हमने बोला कि हमारे पास है 8 न्यूक्लियाई. पहले देखते हैं कि ये 8 न्यूक्लियाई गए कहाँ. 7 जो है हमारे सेल बन गए, ठीक है. उनमें से 3 जो हैं वो चले गए हमारे कहाँ पर, चलाजल एंड की तरफ, और इनको हमने बोल दिया एंटीपोडल सेल्स, राइट. ये है हमारा चलाजल एंड, ठीक है. और ये दूसरी तरफ का है व्हाट डू यू कॉल इट, माइक्रोपाइलर, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, राइट. अब एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है. तो मतलब हमारे जो 6 न्यूक्लियाई थे उन्होंने अपने अपने सेल्स बना लिए. 3 सेल चले गए हमारे चलाजल एंड की तरफ और हमने उनको बोल दिया एंटीपोडल सेल्स. 3 जो है वो हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गए. तो उसमें एक छोटा सा हो गया हमारा एग सेल, और जो 2 बड़े बड़े थे उनको हमने बोल दिया सनर्जिड्स, राइट. और अगर हम इनको साथ में बोलें तो हम इसको लिखेंगे एग एपरेटस, राइट. अब हमने 6 की तो बात कर ली, 6 न्यूक्लियाई ने अपने अपने सेल बना लिए. अब बचे हमारे 2. ये इन दोनों ने क्या किया, ये बड़े से सेंट्रल सेल में, अब आप ये देख रहे हो ये एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है, राइट. ये बड़े से सेंट्रल सेल के अंदर ये दोनों न्यूक्लियाई अरेंज हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक साथ अरेंज हो गए और हमने इनको बोला पोलर न्यूक्लियाई, राइट. तो जब ये लास्ट सेंट्रल सेल में 2 हमारे न्यूक्लियाई अरेंज हो गए हमने इनको बोल दिया पोलर न्यूक्लियाई, राइट. तो
अब देखो 3 सेल्स हमारे कहाँ थे, हम इसको 8 न्यूक्लिएट क्यों बोल रहे हैं, देखो 3 हमारे न्यूक्लियाई चले गए एंटीपोडल में, 2 हमारे आगे पोलर न्यूक्लियाई में, और 3 हमारे सेल्स आगे, एक हमारा एग सेल हो गया और दो साइनर्जिड्स हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 8 न्यूक्लियाई हो गए हमारे पास, राइट। वहीं पर 7 सेल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 न्यूक्लियाई ने अपने अपने सेल बना लिए, तो 3 ये हो गए 3 सेल, एक हमारा एग सेल हो गया 4, और 2 हमारे सिनर्जिड्स हो गए, राइट। और एक ये बड़ा सा हमारा सेंट्रल सेल हो गया जिसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं, तो एक हमारा ये हो गया। तो कितने सेल्स हो गए, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो हमारे हो गए 7 सेल्स। तो बेसिकली जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट एंड में बना है उसके पास है 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स, सो इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट गेमेटोफाइट, राइट। तो आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, आई वुड से लिटिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपको ये बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ अ फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएट, राइट। बहुत ही क्लियर है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार इसको रिवाइज करके देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, राइट। और वैसे भी हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपने वन शॉट वीडियो में भी। तो अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहली बात, कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से हैं, ये ओपन पेटल फ्लावर्स हैं, मतलब ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी पेटल्स ओपन है। पेटल्स ओपन है तो इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो भी एक्सपोज्ड हैं, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के बहुत चांसेस हैं। इनके जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से दूर भी हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के थोड़े कम चांसेस हैं, राइट। जैसे कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वहां पर 2 लोग हैं, वो दूर दूर खड़े हैं, ठीक है, उनमें आपस में बात होने के चांसेस थोड़े कम हैं, राइट। वहीं पर अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की बात करें तो ये छोटे हैं, क्लोज्ड हैं, राइट। क्योंकि क्लोज्ड हैं तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। अब क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नज़दीक हैं तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि बंद है तो बाहर से ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पॉलन आ पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि कोई बाहर से पॉलन एंटर हो जाए, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। सो इसलिए इनमें क्या हो सकती है, इनमें हो सकती है सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। सो दीज आर स्मॉल क्लोज्ड फ्लावर्स विद अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, they undergo self pollination since stigma and anther are very near to each other। तो वही एक छोटे सा कमरा है, एक छोटे से कमरे में, बंद कमरे में 2 लोग हैं, तो आपस में बात होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। तो वैसे ही हैं हमारे कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, राइट। बहुत ही सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो हमें कोई 2 स्ट्रैटेजीज बतानी है जिससे हमें ये पता चल जाए कि कैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लावर्स में, राइट। तो पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब कि एक जो हमारा पॉलन है, ठीक है, एक फ्लावर है, फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम सेल्फ स्टेराइल जीन्स, मतलब कि कुछ तो जेनेटिक इशू है उसमें। तो अगर पॉलन आ भी जाता है स्टिग्मा के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो भी वो जर्मिनेट नहीं होता है ड्यू टू सेल्फ स्टेरिलिटी, राइट। ये तो है पहला। So this is self sterility and this can be a genetic factor also. Then coming to डाइकोगैमी होता है कि जब मतलब एक हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, लेकिन ये मेच्योर जो हो रहे हैं वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। मेल पार्ट जब मेच्योर हो रहा है, मतलब जब पॉलेंस रिलीज हो रहे हैं, तो स्टिग्मा उनको रिसीव करने के लिए ही रेडी नहीं है। वहीं पर जब स्टिग्मा पॉलेंस को रिसीव करने के लिए रेडी है तो पॉलन ग्रेन्स ही रिलीज नहीं हो रहे, राइट। तो दिस इज डाइकोगैमी। ओके, बहुत ही सिंपल 2 टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज हमें बतानी थी, तो वो हमने बता दी,
राइट? या तो आपस में जेनेटिक प्रॉब्लम रहेगी या फिर क्या होगा कि जो उनके मेच्योर होने के टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, मतलब उनका कुछ सिस्टम मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट टाइमिंग्स हैं उनके मैच्योरेशन के, तो इसलिए भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है कई बार फ्लावर्स में, राइट? सिंपल, हमने इसको डाइकोगैमी को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था हेलीकॉप्टर के एग्जाम्पल से, राइट? तो चलिए अब देखते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। What is self incompatibility? Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible seeds? तो self incompatibility होती क्या है? ये बेसिकली एक जेनेटिक इनएबिलिटी है किसी भी फुली फंक्शनल एंथर की और स्टिग्मा की टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स। मतलब हमारा जो एंथर है, मतलब पॉलिन ग्रेन है, वो भी फुली फंक्शनल है, हमारा जो ओव्यूल है वो भी फुली फंक्शनल है, लेकिन वो दोनों आपस में मिलके वायबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिकली मतलब जेनेटिक रिलेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। वहीं पर हम बात करें उसके सेकंड पार्ट की, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज। मतलब ऐसी स्पीशीज जो आपस में इनकम्पैटिबल है, ठीक है? एक फ्लावर है, उसका एंथर है और स्टिग्मा है, ठीक है? तो उनके बीच में मतलब पॉलिन ग्रेन और ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजंस हैं। एक तो पहली बात है कि ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के अंडर होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है और क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज की जाती है, राइट? तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पॉलिन ग्रेन्स जो होंगे, ठीक है, अब ये हमारा स्टिग्मा है, राइट? यहाँ पर पॉलिन ग्रेन आ तो जाएगा, लेकिन ये डेवलप नहीं, ये पहली बात है कि ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। मान लो कि पॉलन ट्यूब बना भी ले तो भी इसकी जो ग्रोथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी बीच में, ठीक है? सो देयर विल बी सर्टेन केमिकल्स दैट विल ब्लॉक द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, और दे विल आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज टू द ओवरी। ओवरी में अगर पॉलन ट्यूब बनाना शुरू भी कर दे तो उसको भी वो ब्लॉक कर देगा, वो बनने नहीं देंगे ये केमिकल्स। वहीं पर दूसरा है कि पॉलेंस आर अनेबल टू फर्टिलाइज द ओव्यूल दैट वुड डेवलप इनटू एम्ब्रायो। तो बेसिकली जो पॉलन है वो ओव्यूल को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो एम्ब्रायो ही नहीं बनेगा और फिर सीड्स ही नहीं बनेंगे, राइट? सो सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? How is it useful in plant breeding programs? तो बेसिकली बैगिंग टेक्निक है क्या और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये कैसे यूजफुल है? तो हमने जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा एक स्टेप होता है इमैस्कुलेशन, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं इमैस्कुलेशन, राइट? तो इसमें मैस्कुलिन मतलब something related to male parts of the flower, right? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, ठीक है? जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका जो मेल पार्ट है, मतलब कि जो एंथर्स हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं, राइट? जब एंथर्स रिमूव हो जाते हैं उसके बाद हम सेकेंड स्टेप करते हैं बैगिंग। हम उसका मेल पार्ट क्यों रिमूव करें बाइसेक्सुअल फ्लावर का? ऑब्वियसली ताकि क्या ना हो, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है? हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं, मतलब जिसका हमने एंथर रिमूव कर दिया है, हम उनको कवर कर देते हैं, इन फ्लावर्स को हम कवर कर देते हैं, राइट? हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, ताकि हम अपने जो फ्लावर है उसको हम पॉलिनेट करवा पाए, उस
पॉलन से जो हमें लगता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अच्छे हैं और हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें अलग अलग से कराना है और हमें नोन पॉलन से कराना है ताकि हम उसके रिजल्ट्स देख पाएँ किस पॉलन से क्या रिजल्ट्स आते हैं, राइट। तो हमने इसमें क्या किया कि जो हमारे इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे हमने उनको कवर कर दिया। इसलिए कवर किया ताकि कोई और पॉलन आके वहाँ पर पॉलिनेशन ना कर दे, राइट, वहां पर पॉलन ट्यूब बनाना ना स्टार्ट कर दे। तो इसमें कवरिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टिक बैग, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये फ्लावर है, ये एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसके हमने एंथल्स को रिमूव कर दिया है। अब इसमें सिर्फ क्या बचा है, हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट, सिर्फ यही बचा है। इसको हमने कवर कर दिया अपने एक प्लास्टिक बैग से। जब हमने इसको प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया, अब कोई भी बाहर से कोई भी एंथर आके अब इसको क्या पॉलिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स विद अनडिजायरेबल पॉलेंस, राइट। समझ आ गया ना कि बैगिंग होता क्या है। बेसिकली हमारे जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं उनको हम एक पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ताकि कोई भी पॉलन आके वहां पर पॉलिनेट ना कर जाए। उसके बाद हमसे पूछा गया है हाउ इज इट यूजफुल फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं कि हमें ये एक नोन चीज़ पता है, ये दूसरी नोन चीज़ पता है। अब हमें पता है कि हमें ये जो इसकी जो प्रोजेनी आएगी ना उसमें हमें ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। हमने देखा कि इस एक प्लांट था, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कुछ थे वो बहुत अच्छे थे, कुछ थे वो इतने डिजायरेबल नहीं थे। वहीं पर दूसरा था, उसके जो इसमें डिजायरेबल अनडिजायरेबल थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसमें डिजायरेबल थे। तो हमने इन दोनों को आपस में पॉलिनेट करा दिया, राइट। अब इससे हमें हो सकता है कि एक डिजायरेबल प्लांट मिल जाए, एक ऐसा प्लांट मिल जाए जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हों जो हमें चाहिए हों। तो उस केसेस में मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केसेस में हम बैगिंग टेक्निक को यूज करते हैं, राइट। सेकेंड है इट प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलिन्स। तो अनवांटेड जो पॉलिन हमें नहीं चाहिए उससे हम अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं, कंटेमिनेट नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, right? So this is the second point. Third is breeding of species can be done as per our need and obtain superior species. तो वही बात है, जैसे हमें स्पीशीज चाहिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से या इस बेगिंग टेक्निक को यूज करके हम एग्जैक्टली वैसा ही स्पीशीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि जो स्पीशीज प्रोड्यूस हो वो बहुत ही सुपीरियर हो। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे करेंगे, फाइनली एक दिन तो सक्सेसफुल होंगे सुपीरियर स्पीशीज में, राइट। तो इट हाउ विल इट कम, इट विल कम ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, right? So I hope this question is clear to everybody. Let's move on to our next question. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। What is triple fusion? Where and how does it take place? Name the nuclei involved in triple fusion. तो ट्रिपल फ्यूजन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इस चैप्टर के वन शॉट में। तो अब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, मान लो ये स्टिग्मा है, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन लैंड किया, तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये बनाता है पॉलन ट्यूब, राइट। अब ये क्या करेगा, ये एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये पॉलन ट्यूब जो है ये इस माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ पर एंटर हो जाएगी, राइट। अब जो दोनों हमारे मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट यहाँ पर एंटर होंगे, तो एक जो है वो तो फ्यूज कर जाएगा हमारे एग सेल के साथ, ठीक है। वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, राइट। एंड द अदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं कहाँ, ये जो एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है ना, यहाँ पर होते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो दूसरा जो मेल गैमेट है वो आके इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब इन्होंने पूछा है वेयर डज इट टेक प्लेस, ये होता कहाँ है ट्रिपल फ्यूजन। तो अभी हमने आंसर किया, सो इट टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेंट्रल सेल, द लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। कैसे होता है, तो अगेन द सेम प्रोसेस, देयर आर टू मेल गैमेट्स इन अ पॉलन ग्रेन,
एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ, वो सिनगैमी हो गई। जो हमारा दूसरा मेल गैमेट आएगा वो फ्यूज हो जाएगा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि हमारे सेंट्रल सेल के अंदर हैं, राइट, सिंपल। सो this will lead to primary endosperm nucleus, okay, and this is called as triple fusion। तो where and how का आंसर भी हो गया। अब उसके बाद है नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन। कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं? तो बेसिकली 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। एक तो हमारा मेल गैमेट होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? ये भी हैप्लॉइड होते हैं, right? So this is how triple fusion occurs, and where it occurs, how, and कौन से न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। सो वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, राइट। बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Why do you think zygote is dormant for some time in fertilized ovule? तो हमने देखा कैसे पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन ने किसको फर्टिलाइज कर दिया? एग सेल को, ठीक है। अब क्या बना? जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गई, तो हमारा क्या बना? हमारा बना जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है एम्ब्रायो में, राइट। अब एम्ब्रायो जो होता है ना, वो एक वो बोलते हैं ना कि इट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड, है ना। ये एक बच्चा है जो अपना खाना खुद नहीं खा सकता है, उसे किसी की सपोर्ट चाहिए, उसकी केयर करने के लिए कोई चाहिए जो उसको खाना भी दे, उसको उसका ध्यान भी रखे, राइट। तो यहाँ पर ये काम करता है एंडोस्पर्म, ठीक है। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है, हमारा जाइगोट बन जाता है, अब ये जाइगोट जो होता है ये थोड़े टाइम के लिए ना डोरमेंट स्टेज में, डोरमेंट मतलब एक इनएक्टिव स्टेट होती है, ठीक है। ये किस स्टेज में होता है? ये एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव स्टेट में होने से यहाँ पर क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट में क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एंडोस्पर्म है, ठीक है, जो उसको सराउंड कर रहा है एंडोस्पर्म, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। जब वो फुली डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म, तो वो केपेबल होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब जब जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होगी, उसको ग्रो करना है तो ऑब्वियसली उसको खाना चाहिए, उसकी केयर करने वाला कोई चाहिए, राइट। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, सेम वैसे ही। तो once our endosperm is completely developed and is able to provide nutrition to this developing embryo, so that time zygote starts dividing and वो embryo बनने का जो process है वो start हो जाता है, right? So I hope this is clear to everybody। बहुत ही simple question था, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आए कुछ ऐसे ध्यान ना आए तो एक छोटा सा बच्चा सोच लो, ठीक है, उसकी मम्मी है एंडोस्पर्म, राइट, उसकी मम्मा उसका ध्यान रखेगी, ओके। सो दिस इज हाउ इट हैपन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल हमने कोटिलिडन्स में पढ़ा था, राइट। तो इसमें हमने हाइपोकोटाइल क्या होता है, अगर हम देखें तो ये एक कोटिलिडन है, ठीक है, ये एक डाइकॉट है, राइट। अब इसमें क्या है, जो ऊपर वाला एंड है वो है प्लिम्यूल और जो नीचे वाला है वो है रेडिकल। तो हाइपोकोटाइल क्या होता है? अगर हम हाइपोकोटाइल की बात करें तो ये वो पोर्शन होता है हमारे एम्ब्रायनल एक्सिस का। ये कंप्लीट अगर हम इसको ऊपर से नीचे तक कंसिडर करें ना, तो ये पूरी की पूरी क्या होती है? इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रायनल एक्सिस, राइट। तो ये हमारे एम्ब्रायोनल एक्सिस का वो पोर्शन होता है जो कि नीचे की तरफ होता है, कोटिलिडन्स के नीचे होता है, राइट। तो ये आप देख सकते हो, इट इज हाइपोकोटाइल, जो नीचे की तरफ है हमारे कोटिलिडन्स में। वहीं पर अगर हम एपिकोटाइल की बात करें तो ये वो पोर्शन होता है हमारे एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो कोटिलिडन्स के ऊपर होता है। सी दिस इज एपिकोटाइल, राइट, क्लियर। तो बहुत ही हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद हाइपोकोटाइल इट डेवलप्स इनटू पार्ट ऑफ द स्टेम। तो इसमें क्या होता है कि ये नीचे की तरफ है, तो प्लांट में नीचे की तरफ को क्या होते हैं? सीधी सी बात है, रूट्स होते हैं। तो जो हाइपोकोटाइल है ना, वो
रूट में डेवलप होता है, इट डेवलप्स इनटू रूट्स। वहीं पर अगर हम एपिकोटाइल की बात करें तो एपिकोटाइल जो है वो कॉटिलिडन्स में ऊपर की तरफ होता है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो किस में डेवलप होता है, वो डेवलप होता है उसके शूट्स में, ठीक है, स्टेम में, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। अब हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ है तो ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, ये आके टर्मिनेट हो रहा है रेडिकल पे, और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ है तो इट टर्मिनेट्स एट, सॉरी नॉट इनटू, इट टर्मिनेट्स एट प्लिम्यूल, राइट। सिंपल, तीन डिफरेंसेस हैं, बहुत सिंपल। प्लिम्यूल जो है वो एक्चुअली शूट टिप होती है और रेडिकल को हम रूट टिप भी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट। आपको सिर्फ कॉटिलिडन का स्ट्रक्चर, डाइकॉट का स्ट्रक्चर याद करना है और आपको सारे के सारे डिफरेंसेस लिख देने हैं, राइट। तो ये डायग्राम याद रखना जब ये डिफरेंसेस लिखोगे। चलिए देखते हैं अपना बी पार्ट। चलिए बात करते हैं बी पार्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लियोपेटाइल एंड कॉलेरिजा। तो क्लियोपेटाइल और कॉलेरिजा की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन हमको सेम स्ट्रक्चर याद करना है, जहाँ पर प्लिम्यूल है, जहाँ पर रेडिकल है, राइट। तो क्लियोपेटाइल क्या होता है, क्लियोपेटाइल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कहीं होगा प्लिम्यूल, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगा हमारे रेडिकल, और यहाँ इसको हम लिख देंगे रूट कैप, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लिम्यूल के ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे क्लियोपेटाइल, पी एंड पी, प्लिम्यूल एंड क्लियोपेटाइल, ठीक है, दोनों में पी है। कॉलेरिजा, आर आर, रूट रेडिकल कॉलेरिजा, 2 आर, राइट। तो याद रहेगा ना इससे। तो इसके ऊपर जो रेडिकल और जो रूट कैप के ऊपर जो एक शीट होगी, जो एक कवरिंग होगी, उसको हम, जो सराउंड करेगी बेसिकली, उसको हम बोलेंगे कॉलेरिजा, राइट। बहुत ही इजी है, यहाँ पर पी और प्लिम्यूल का पी, आर फॉर रूट कैप, आर फॉर रेडिकल, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। उसके बाद जो क्लियोपेटाइल होता है उसकी ये जो शीट होती है ना, ये फाइनली क्या होता है, ये सॉइल के नीचे है, ठीक है, ये इसका प्लिम्यूल है, ये फाइनली सॉइल से ऊपर आएगी और जो ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होता है ना उसमें डेवलप हो जाएगी, मतलब शूट में डेवलप हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। वहीं पर अगर हम रूट कैप की बात करें या रेडिकल की बात करें या कॉलेरिजा की बात करें तो ये सॉइल के नीचे ही रहती है, ये सॉइल के ऊपर नहीं आती है, राइट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि एक बेसिक सा है कि जो ऊपर की तरफ जो पार्ट्स है वो सॉइल से ऊपर रहेंगे, वो ग्रीन रहेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो शूट्स में डेवलप होंगे, राइट। और जो नीचे के पार्ट्स है कॉटिलिडन के, वो किस में डेवलप होंगे, रूट्स में डेवलप होंगे। यही पढ़ा हमने इन दोनों क्वेश्चंस में, राइट। बहुत ही सिंपल है, याद रखना। सो आई होप आपको थोड़ा सा ट्रिक भी मिला होगा कि कैसे हमें ये याद रखना है, कैसे हम क्लियोपेटाइल में कहीं रेडिकल ना लिख के आ जाए और कॉलेरिजा में कहीं हम प्लिम्यूल ना लिख के आ जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं सी पार्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। तो इंटेग्यूमेंट क्या होता है, इंटेग्यूमेंट बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओव्यूल की। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल। वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो वो होती है आउटर कवरिंग ऑफ सीड, वो सीड की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट और टेस्टा क्या है, बेसिकली ये दोनों कवरिंग्स हैं। इंटेग्यूमेंट जो है वो हमारे ओव्यूल की कवरिंग है और वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो ये हमारे सीड की कवरिंग है, ओके। अब जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही एक थिन लेयर होती है, लिविंग होती है लेकिन बहुत ही थिन लेयर होती है सेल्स की, राइट। वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो ये थिक कोट होता है लेकिन जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। थिक एंड डेड सेल्स, थिन एंड लिविंग सेल्स, ओके। अब अगर हम इंटेग्यूमेंट्स को देखें, इंटेग्यूमेंट एक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, टेस्टा में चेंज हो जाता है। और वहीं पर अगर हम टेस्टा की बात करें तो टेस्टा क्या होता है, वो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि इंटेग्यूमेंट्स से बनता है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, सिंपल, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के डी पार्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म बेसिकली एक ड्राई पार्ट है हमारे सीड का, इट इज द ड्राई पार्ट ऑफ द सीड। वहीं पर पेरिकार्प होता है हमारा फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट। जो हमारे फ्रूट के अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और जो हमारे सीड के अंदर ड्राई पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, राइट। अब अगर हम पेरिस्पर्म की बात करें तो वो एक नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। वहीं पर अगर हम पेरिकार्प की बात करें तो वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रूट, और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, और डिस्पर्सल में, फ्रूट्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हमने ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, और अब आपको ये और क्लियर हो गया होगा जब हमने इन दोनों में डिफरेंसेस देखे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। Why is apple called a false fruit? Which part or parts of the flower forms the fruit? तो हमसे पूछा गया है कि एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, और कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो फ्रूट बनाता है, राइट। तो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं दो तरह के फ्रूट्स, एक हमने पढ़े हैं ट्रू और दूसरे होते हैं फॉल्स, राइट। तो ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं। Okay, so the fruits formed from the ovary after fertilization, they are called as true fruits. But the fruits formed from any other part of the flower other than ovary, मतलब जो ओवरी से नहीं बनते बट किसी और पार्ट से वो फ्रूट बन रहा है, उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स, राइट। सिंपल है, ठीक है। जो ओवरी से फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे, और जो फ्रूट ओवरी को छोड़ के किसी भी और पार्ट से बनेगा फ्लावर के, उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो ओवरी से तो नहीं बन रहा, वो किस पार्ट से बन रहा है? वो बन रहा है थैलेमस से। सो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस बट नॉट फ्रॉम ओवरी, राइट। बहुत ही सिंपल था। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, तो वो हमने बता दिया कि वो किससे बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बनते हैं, वो ट्रू होते हैं। और जो ट्रू मतलब जो ओवरी से नहीं बनते हैं वो सारे के सारे फॉल्स होते हैं। तो एप्पल बनता है थैलेमस से, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। What is meant by emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? तो emasculation क्या होती है और कब और क्यों इस टेक्निक को यूज किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि emasculation क्या है, वो एक टेक्निक है। तो अगर हम इस वर्ड को देखें, हमने 10th क्वेश्चन में भी जब हमने ये आज का सेशन स्टार्ट किया था तब भी हमने ये टर्म पढ़ी थी। तो इमैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलिन मतलब समथिंग रिलेटेड टू मेल पार्ट, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू मेल पार्ट। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एंथर की बात। और अगर ई की बात करें मतलब समवेयर वी आर रिमूविंग समथिंग, राइट। सो इट इज रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर्स। जो हमारे बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं? हम स्टेमन्स को रिमूव कर रहे हैं, right? So before maturation of anther, in order to avoid self pollination in flowers, तो हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से उसके मेल पार्ट एंथर को रिमूव कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सो दैट इज इमैस्कुलेशन, राइट। अब ये है कि हम कब और क्यों ये कर रहे हैं। तो अब हम इसको करते हैं जब हमें किसी एक प्लांट में कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की, प्लांट ब्रीडर्स के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो हमने देखा कि एक ए पार्ट है, एक ए प्लांट है, सॉरी एक बी प्लांट है। ए प्लांट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसकी हाइट अच्छी है और इसके जो फ्रूट्स हैं ना वो बहुत टेस्टी होते हैं। वहीं पर अगर हम बी प्लांट की बात करें तो बी प्लांट में जैसे जो क्वांटिटी है ना फ्रूट्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि जो देखते हैं कि क्या पता इन दोनों
को फ्यूज करने से क्या पता हमारे जो प्रोजेनी है वो ऐसा हो कि एक तो फ्रूट बहुत टेस्टी हो और दूसरा कि उस पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे। ठीक है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या करने हैं, मिलाने हैं। ठीक है, हमें एक सुपीरियर वैरायटी चाहिए है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये इमैस्कुलेशन टेक्निक करते हैं। मतलब हम फीमेल पार्ट रहने देंगे और कोई और पॉलन आके वहां पर पॉलिनेट करेगा और एक प्रोजेनी बनाएगा। ठीक है, वाई इट इज डन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इमैस्कुलेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि हम वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दें और क्रॉस पॉलिनेशन को भी हमें प्रिवेंट करना है। हम बेसिकली बैगिंग टेक्निक करते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन भी ना हो और हमारा डिजायर्ड पॉलन जो है वो आके वहां पर पॉलिनेट करे। ठीक है, सो इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ब्रीडर। जो ब्रीडर होता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसकी नीड पे डिपेंड करता है ये कि अब हमें किस पॉलन से हमें उस स्टिग्मा पे हमें कौन सा पॉलन लैंड कराना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, व्हिच फ्रूट वुड यू सिलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड व्हाई। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें जो हमारे फ्रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स पार्थिनोकार्पी के थ्रू इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, लेमन है, ऑरेंज है। ऐसे फ्रूट जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट। तो जब वो फ्रूट खाते हैं तो ऐसा लगता है कि काश सीड ना होते, हम ज़्यादा इंजॉय कर पाते ये फ्रूट, है ना, जैसे मस्क मेलन और वाटरमेलन। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हमें मतलब इफ़ आई विल हैव टू सिलेक्ट कि आपको किस में पार्थिनोकार्पी करनी है, तो मैं सिलेक्ट करूँगी वाटरमेलन, क्योंकि पहली बात कि ये मेरा फेवरेट है और दूसरी बात इस मेथड से ना सीडलेस वाटरमेलन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सीडलेस होंगे तो खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। सो आप कोई भी फ्रूट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आप पार्थिनोकार्पी करना चाहते हो, और ऐसे फ्रूट्स जो पार्थिनोकार्पी से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बहुत ही सिंपल था, राइट। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ओव्यूल से सीड बनेंगे ही नहीं, राइट। तो these are parthenocarpic fruits and I would love to select watermelon and you can choose whichever you want. Okay, let's move on to our next question. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। ठीक है, पॉलन ग्रेन की वॉल बनाने में टेपेटम का क्या रोल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेपेटम होता कहाँ है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अपने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। तो हमने देखा था उसमें 4 वॉल्स होती हैं, राइट। एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर्स होती हैं, वहाँ टेपेटम होता है, वहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज भी होते हैं अंदर, राइट। इसमें अगर हम टेपेटम को छोड़ दें तो हमारे पास जो बाकी 3 लेयर्स है ना, उनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोर्स को, और टेपेटम का काम होता है कि अंदर जो डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोर्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये एक न्यूट्रिटिव इनरमोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो हमारे डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो वही बात आ गई ना, जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक डेवलपिंग एम्ब्रायो पढ़ रहे थे, उसके लिए एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोरम, जो छोटे छोटे बेबीज हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो उनको प्रोवाइड करेगा टेपेटम। ठीक है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि टेपेटम का रोल क्या है पॉलन ग्रेन वॉल की फॉर्मेशन में। तो अब अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो ऐसे क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, राइट। जो आउटर वॉल होती है ना, उसको बनाने में
उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्पोरोपोलेनिन चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, जो हमारी एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो ये टेपेटम क्या करती है, ये सिक्रीट करती है यूबीशियस ग्रेन्यूल्स, जो कि हमें एक्साइन में जो स्पोरोपोलेनिन बनता है, स्पोरोपोलेनिन से जिससे वो एक्साइन बनी होती है, उसको बनाने में हेल्प मिलती है, राइट। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो एपोमिक्सिस होता क्या है? एपोमिक्सिस अगेन एक एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था पार्थिनोकार्पी, उसमें हम फ्रूट बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, राइट। यहाँ पर एपोमिक्सिस में हम क्या करते हैं, हम सीड्स बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो जैसे कि बहुत कॉमन है ये ग्रासेस में। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले कि ये इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इन लेस टाइम। अगर हमें हाइब्रिड सीड्स बनाने हैं बहुत ही कम टाइम में, तो एपोमिक्सिस जो है वो एक बेस्ट मेथड है। वहीं पर डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे कि हम डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं और बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं इस सीड से, क्लोनल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इन सीड्स से, राइट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, राइट। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इसके साथ अब हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। सो आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।